अब क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन अपने नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आप देखो ध्यान से कि लिखा हुआ कि एनर्जी स्टोर चाहिए आपके पास C1 और C2 में इन मिली जूल अंडर डीसी कंडीशन। अब सब लोग क्या सोचते हैं, और जो सोचते हो सही भी है। जैसे कि अगर किसी को बोल दिया जाए कि एक आरसी नेटवर्क है, एक आरसी नेटवर्क है, ये आरएल नेटवर्क है, कोई भी, ये आरसी नेटवर्क, ये आरसी नेटवर्क है, और मेरे को बोल दिया जाए कि इसमें V0 की वैल्यू चाहिए, ये V0 है, और यहाँ पे ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, द वैल्यू ऑफ V0। ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करना। एक आरसी नेटवर्क है और एक 10 वोल्ट आपके पास अप्लाई किए, और V0 की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ V0, द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स, द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स इज, ऐसा आपके पास क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है। अब अगर किसी को ऐसा बोला जाए कि आपके पास देखो 10 वोल्ट है, आरसी V0, द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स, तो अब क्या आपके पास कि ये एक डीसी सोर्स है, तो सब लोग के सोचने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, मैं उसकी बात भी कर देता हूं। तो डीसी सोर्स सब लोग क्या सोचते हैं इसकी बात करता हूं कि सर डीसी सोर्स दिए है, तो डीसी सोर्स इसका मतलब सर फ्रीक्वेंसी जीरो, सही बात बोल रहे हो यार, फ्रीक्वेंसी जीरो, ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो अगर सर कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी होता है और इंडक्टर का रिएक्टेंस सर ओमेगा एल होता है। सर फ्रीक्वेंसी जीरो है, एफ जीरो या ओमेगा जीरो, तो सर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस तो इन्फानाइट आ जाएगा और इंडक्टर का रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, सही बात कर रहे हो। सर रिएक्टेंस इन्फानाइट होने का मतलब ओपन सर्किट होता है, हाँ सही बोल रहे हो। सर रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, सही बोल रहे हो। इसका मतलब जब मैं डीसी अप्लाई करूंगा तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा और इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हाँ सही बात कर रहे हो, सुनते रहना मेरी बात, आप सही बात कर रहे हो। तो सर इसका तो ये मतलब हुआ कि सर जब मैं डीसी दे रहा हूं तो कैपेसिटर को ओपन कर लेता हूं ना सर, डीसी में तो कैपेसिटर ओपन होना चाहिए ना, तो सर डीसी में कैपेसिटर को ओपन कर दिया। सर ये 10 वोल्ट था, ठीक है, चलो 10 वोल्ट था, डीसी ओपन हो गया, करंट जीरो फ्लो हो गया, ओपन सर्किट हो गया कैपेसिटर। और ये V0 की वैल्यू कितना होगा बताओ, तो V0 की वैल्यू कितना होगा, करंट जीरो जा रहा तो आर का ड्रॉप 0 वोल्ट होगा भाई, और आर का ड्रॉप अगर 0 वोल्ट होगा तो कोई बोलेगा कि V0 का आंसर कितना है, तो 10 वोल्ट, V0 का आंसर 10 वोल्ट है, बता आपके पास। तो जितना बोर्ड में लिखा है इन जनरल सब सही है, जितना बोर्ड में लिखा है इन जनरल सब सही है। तो V0 के लिए 10 वोल्ट कैपेसिटर जो ओपन सर्किट है, द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स, द वैल्यू ऑफ V0 इन वोल्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास कि सपोज करो सी की वैल्यू 1 फैरेड है और आर की वैल्यू 1 ओम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर के लिए 1 ओम, सी की वैल्यू 1 फैरेड है, और V0 की वैल्यू कोई भूल रहा है तो V0 की वैल्यू इज द 10 वोल्ट्स, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसे लोग सोचते हैं। मेरा अभी मैं थॉट पे आता हूँ ना, थॉट पे, क्योंकि ओवरऑल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूरे टीचर भी ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी ऐसे लिखा रहता है, और मैं बोल रहा हूँ कि सब सही है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बोर्ड में जितना लिखा गया है सब कुछ सही है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन इन जनरल सही है। टेक्स्ट बुक वाले लोग बोलते हैं, पढ़ाने वाले लोग बोलते हैं, इन जनरल लोगों की बात करने का तरीका ऐसा होता है। मैं भी बरसों पहले जब पढ़ाता था तो मैं भी ऐसे ही बोलता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लिखा है बोर्ड में गलत नहीं है, बट अभी जब मैं देखता हूँ चीजों को तो अभी सही तरीके से चीजें नहीं दिखती है मेरे को। क्यों? मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, आपसे V0 की वैल्यू पूछी और आप निकाल दिए भाई 10 वोल्ट, सही है, डीसी सोर्स था आपके पास। मैं बोलता क्वेश्चन चेंज होता, मैं बोलता V0 की वैल्यू निकालो, V0 की वैल्यू निकालो इन वोल्ट्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इच। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड में V0 की वैल्यू बोलता तो क्या डीसी सोर्स को क्या फर्क पड़ता टाइम से, आप 10 वोल्ट दे रहे हो, डीसी सोर्स है, फिर से कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो अगेन फिर आपका आंसर 10 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि आप डीसी सोर्स दे रहे हो। तो फिर आपको अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि किसी टाइम में कोई फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर डीसी सोर्स है, सर कभी भी निकालो, क्या फर्क पड़ता है, डीसी में सर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो में सर कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा बिकॉज रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट होगा बिकॉज सर रिएक्टेंस इज जीरो, क्या फर्क पड़ता है t इक्वल टू 1 सेकेंड। बट अभी आंसर गलत है। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ यार V0 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर कैपेसिटर ओपन सर्किट, और फिर V0 की वैल्यू 10 वोल्ट, तो मैं बोलूंगा भाई आप गलत बोल रहे हो यार, आप गलत बोल रहे हो। अब क्वेश्चन ये हुआ कि आप टाइम पूछ रहे तो गलत हो गया, टाइम नहीं पूछ रहे तो सही हो रहा था।
अब अगर जो जानने वाले लोग हैं, अगर मैं किसी को बोलूं कि यार आउटपुट वोल्टेज पता आपको, अगर आप ट्रांजिएंट जानते हो, पता है V इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी होगा यार, कैपेसिटर चार्ज होगा। और पता है V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी, और आर सी की वैल्यू जो है वो टाइम कांस्टेंट है, आर और सी का वैल्यू 1 है। ऊपर से मैं t इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछ रहा हूँ, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ पहले, t इक्वल टू 1 सेकंड पे पूछ रहा हूँ, तो 10 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 1 0.632 होगा, तो 6.32 वोल्ट अगर कोई आंसर बोलता है तो ये सही आंसर है। 6.32 वोल्ट आंसर सही है, लेकिन 10 वोल्ट गलत है। अब क्वेश्चन ये हो गया कि कैसे, ऐसे में तो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि कब क्या सोचना है। फिर कोई बोलेगा सर तो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, तो मैं बोल रहा एग्जाम में लिखा रहेगा क्या कि दिस टॉपिक इज रिफर्ड फ्रॉम द ट्रांजिएंट। टॉपिक चेंज होने से कंसेप्ट थोड़ी चेंज होता है, टॉपिक चेंज से कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। अभी आंसर सही हो, आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम बोल देते हैं कि डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा, डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा और इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट होगा। उनको बोले यार आवाज ना करें, तो डीसी में कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा और इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट होगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो ये बड़ा गुड बात नहीं है, पता आपकी मस्त बात बता रहा हूं। एक्चुअली होता है क्या, पता है, जब आप डीसी सोर्स देते ना कांस्टेंट, तो पता अगर सोर्स आरसी नेटवर्क है तो कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है, कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है, और कैपेसिटर ऐसे चार्ज होता है, इसका मतलब है कि देखो आपके पास आउटपुट या कैपेसिटर वोल्टेज जैसा चार्ज हो रहा था और स्टडी स्टेट पे जितना इनपुट वोल्टेज था उसके पास आ गया, और स्टडी स्टेट पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ना मैक्सिमम हो गई। अगर कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो कैपेसिटर करंट डेरिवेटिव ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज होता है, वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है और करंट 0 होता है, इसलिए ओपन सर्किट होता है। इसका मतलब ये हुआ, पता आपको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डीसी सोर्स दे रहे हो, तो स्टडी स्टेट पे, इसका मतलब ये हुआ, आप इतने अच्छे से चीजों को समझते नहीं हो कि डीसी सोर्स अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं और उसके बाद मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं कि डीसी सोर्स को अगर मैं हमेशा के लिए रख दूं, अनलिमिटेड टाइम के लिए रख दूं, तो स्टडी स्टेट पे तो मैं बोल रहा हूं कि डीसी सोर्स अगर स्टडी स्टेट पे है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है। चाहे कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, चाहे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो मैक्सिमा तक रीच करेगा, डिस्चार्ज हो रहा है तो मिनिमा तक रीच करेगा, और करंट 0 होता है इसलिए ओपन सर्किट होता है। पता आपको, इसलिए नहीं होता है कि डीसी सोर्स दे रहे तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, बिकॉज ये काम कर जाता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये काम कर जाता है, कंसेप्ट काम कर जाता है और लोग हैप्पी हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन फिर t इक्वल टू 1 सेकंड बोलूंगा तो फिर ऐसी बात नहीं कर पाएंगे। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकंड बोलूंगा तो ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, फिर वो ना ट्रांजिएंट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है टॉपिक चेंज होने से उनका तरीका चेंज होते जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। कंसेप्ट बोलता है कि टॉपिक चेंज होने से तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अगर डीसी सोर्स दे रहे हो और अगर स्टडी स्टेट पे वेट कर रहे हो तो कैपेसिटर या तो चार्ज हो रहा होगा तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, कैपेसिटर वोल्टेज या तो मैक्सिमा हो रहा होगा तो मिनिमा हो रहा होगा, और करंट विल बी 0 एम्पियर इसलिए ओपन होता है भाई। इंडक्टर करंट मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा होगा तो इंडक्टर वोल्टेज इज ऑलवेज 0 एट स्टडी स्टेट, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो, इसलिए ओपन सर्किट। बिना सोचे समझे शॉर्ट और ओपन करना इज नॉट गुड। तो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखते रहना, इसको बोलते हैं फीलिंग, जस्ट गुड फीलिंग। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी टाइम पे बोल रहा है तो फिर आप कैसे करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई टाइम की बात नहीं कर रहा है और आपके पास एक अगर कैपेसिटर सामने है और अगर कोई करंट की बात कर रहा है लेकिन ये बता नहीं रहा कि किस टाइम पे, या कोई वोल्टेज की बात कर रहा है बता नहीं रहा है मतलब किस टाइम पे, तो बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट होता है। रिपीट, अगर आपके पास एक आरसी नेटवर्क है, आरएल नेटवर्क है और एक डीसी सोर्स लगा और कोई बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है टाइम का, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट होता है। और जब बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट होता है तो आप कैपेसिटर को ओपन कर सकते हो, इंडक्टर को शॉर्ट कर सकते हो। पता है आपको, जस्ट आपके पास बड़ा गुड आइडिया होना चाहिए कि ऐसा बोलना, एग्जैक्टली ऐसा बोलना इज नॉट गुड। तो इसलिए आपको बोलना चाहिए कि अंडर डीसी कंडीशन अगर मैं बोलता भी हूं तो एट स्टडी स्टेट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किट, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किट एट स्टडी स्टेट। क्योंकि क्वेश्चन में अगर कोई स्टडी स्टेट बोल दिया तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। इसी क्वेश्चन में बोलूं कि स्टडी स्टेट वोल्टेज निकालो तो बड़ा आसान हो जाता है, पूरी दुनिया जानती है स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। बट अगर लोगों को बोलो कि वैल्यू ऑफ वी नॉट निकालो तो कई बार लोगों को समझ नहीं आता कैपेसिटर को ओपन करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई बता तो नहीं रहा कि किस टाइम पे निकालना है। तो ये जो टाइम पे निकालने वाली बात होती है इसी को ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं कि टाइम के साथ कैसा आउटपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज का बिहेवियर क्या है, कैपेसिटर करंट का बिहेवियर क्या है। ये जो टाइम के साथ डिस्कशन होता है यही तो इंपॉर्टेंट है।
टाइम के साथ जो डिस्कशन हम करते जाते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर करंट, इंडक्टर वोल्टेज, यही तो ट्रांजिएंट एक्चुअली, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, टाइम के साथ क्या हो रहा है, यही तो डिस्कशन है। अगर मैं डायरेक्ट स्टडी स्टेट की बात कर दूं तो इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये मैं पॉइंट्स बताया, आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा कि चीजों को कैसे अच्छे से देखना चाहिए। ओके, आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं, फिर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं, इस वाले क्वेश्चन पे आता हूं। ये रेड वाला जितना पोर्शन है, आराम से अगर आप नोट कर लिए होंगे तो रेड वाले पोर्शन को मैं यहां से हटाऊंगा, इस जगह से हटाना चालू करूंगा, फिर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। बोला तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट ये ना बोले कि देखो सर फ्रीक्वेंसी जीरो इसलिए कैपेसिटर ओपन सर्किट और फ्रीक्वेंसी जीरो इसलिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट ऐसा ना बोले, मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट बोले कि भाई स्टडी स्टेट पे इन जनरल हम बात करते हैं, जब टाइम की बात नहीं होती मतलब बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट होता है, और स्टडी स्टेट पे क्यों कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर क्यों शॉर्ट सर्किट होता है स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कभी भी ना बोले बिना सोचे समझे कि यार फ्रीक्वेंसी जीरो है। मैं भी बोलता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता था, मैं भी बोलता था कि यार देखो फ्रीक्वेंसी जीरो है, फिर ट्रांजिएंट पढ़ाते समय इस बात से बचता था मैं, फिर मैं कभी बात नहीं करता था फ्रीक्वेंसी की। जब मैं ट्रांजिएंट पढ़ाता था तो जब मैं ट्रांजिएंट पढ़ाता था तो इस बारे में मैं बात ही नहीं करता था, और मेरे को पता था कि फिर कोई कुछ पूछने वाला तो है नहीं, कोई स्टूडेंट तो कभी कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना है, जी कैपेसिटर का एनर्जी फाइंड आउट करना है C1 और C2 का, और कोई टाइम नहीं बोला कि एनर्जी कितने सेकंड्स में आपके पास फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे को एनर्जी की इक्वेशन नहीं चाहिए। तो जब कोई टाइम की बात नहीं होती और इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट। अगर मैं बोलूँ तो बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट, तो मेरे को एनर्जी फाइंड आउट करना है पता C1 में। इसका मतलब अगर मेरे को पता हो कि मेरे को क्या निकालना है पता है, EC1T क्या होता है, EC1T हाफ C VC1T का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि EC1 इन्फानाइट क्या होगा, मतलब कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा फर्स्ट वाले कैपेसिटर में स्टडी स्टेट पे एनर्जी हाफ C VC1 इन्फानाइट स्क्वायर, ये जूल। अगर मैं बोलूं कि EC2 इन्फानाइट क्या होगा, एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C VC2 इन्फानाइट स्क्वायर जूल। देखो ध्यान से देखते रहना, अगर कोई आपको अगर बोल रहा है कैपेसिटर में एनर्जी फाइंड आउट करो, किसी टाइम की बात नहीं कर रहा, किसी टाइम की बात नहीं चल रही है, और आपके पास डीसी नेटवर्क है और कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में बात चल रही है, तो बिल्कुल आप बात कर सकते हो कि स्टडी स्टेट पे आपसे एनर्जी बोला है। अगर वो बता देगा कि स्टडी स्टेट पे पूछ रहे तो सभी लोग स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देंगे। इसका मतलब उनके बिना बताए ये अंडर डीसी कंडीशन भी मैं ऐसे ही लिख दिया इस क्वेश्चन में, इसकी भी नीड नहीं होना चाहिए, इसकी भी नीड नहीं होना चाहिए कि अंडर डीसी कंडीशन है। तो आपका पार्ट है, आप एक टेक्निकल स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एनर्जी फाइंड आउट करना, फिर बोले कि यार कुछ बताया तो है नहीं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट की बात चल रही है। बाय डिफॉल्ट किसकी बात चल रही है, स्टडी स्टेट की बात चल रही है। तो C1 की वैल्यू 2 मिली फैरेड है। अगर मैं बोलूं कि ये EC1 था तो ये EC1 और ये EC2, तो यहाँ पे जो C1 है उसकी वैल्यू 2 मिली फैरेड है। ओके, C2 की वैल्यू कितना है, C2 की वैल्यू 4 मिली फैरेड है, ये 4 मिली फैरेड। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो T इक्वल टू इन्फानाइट, किसी भी डीसी नेटवर्क को अगर आप T इक्वल टू इन्फानाइट पे बात करते हो, स्टडी स्टेट पे बात करते हो, एक डीसी नेटवर्क अगर है आपके पास तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है, कैपेसिटर जो ओपन सर्किट है, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी जीरो के कारण बोलना इज नॉट गुड, ठीक है। ये देखो ओपन सर्किट हो गया, मैं इसका वोल्टेज लिख देता हूँ VC1 इन्फानाइट, लिख दो भाई, इसका वोल्टेज लिख देता हूँ VC2 इन्फानाइट। जब मैं ऐसा बोलता हूँ इसका मतलब करंट 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ये फिगर बनाना फिर से, ये करंट 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है। देखो दोनों को ओपन कर दिया, दोनों को ओपन कर दिया। कोई बोल सकता है कि सर पोलैरिटी किस बेस पे आप लिए, पोलैरिटी मेरे मन पे था आपके पास कि इसका मेरे को लेना है आपके पास, और VC2 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। नीचे ग्राउंड था तो माइनस नीचे डाल दिया, प्लस ऊपर कर दिया। प्लस माइनस में हमेशा लेफ्ट वाला प्लस लेते हैं, इसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी पूछ रहे तो वोल्टेज का स्क्वायर है, एनर्जी पूछ रहे तो वोल्टेज का स्क्वायर है, इसलिए पोलैरिटी का कोई लेना देना नहीं कि प्लस माइनस किस बेसिस पे आप ले ली। डोंट वरी फॉर दैट। देखा आपके पास, तो जस्ट आपको बेसिक चीजें क्लियर रहना चाहिए। कभी कभी लोग इसी चीज में परेशान हो जाते हैं। अब अगर एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो उसको परेशानी नहीं होगी। एक सोच रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होता, कोई तरीका खोजूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होता है, तो वो ऊपर माइनस और नीचे प्लस करेगा। इसका मतलब है कि कुछ खतरनाक लोग नहीं होते दुनिया के जिनका माइंड हमेशा नेगेटिव पे काम करता है, जो ये सोचते कि कुछ मैं ऐसा करूं कि क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो पाए, तो फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस की बात करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ प्रॉब्लम। एक नॉर्मल स्टूडेंट बड़े कंफर्ट जोन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कैपेसिटर में वोल्टेज की पोलैरिटी उनको खुद तो देना चाहिए।
अगर मैं स्टडी स्टेट पे वोल्टेज निकालूं तो मेरी चॉइस है, मेरे को जो वोल्टेज की पोलैरिटी लेना है। अब मैं एनर्जी तब तो कुछ बात ही नहीं है। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ वोल्टेज पूछते स्टडी स्टेट में तो मेरे को पोलैरिटी खुद प्रोवाइड करते, नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मेरी चॉइस है, मैं खुद ले लूंगा, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। देखा आपके पास? ओके चलेगा। अब मेरे को देखा कि यहाँ पे करंट जीरो है, ये फिगर सब लोग ड्रॉ करेंगे, यस बोलेंगे कि फिगर सबका ड्रॉ हो गया। अब ना ये नेटवर्क है, अब ये नेटवर्क बेसिक नेटवर्क है कि मेरे को यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, इस यहाँ का वोल्टेज चाहिए और यहाँ का वोल्टेज चाहिए, बेसिक है एकदम। अब अगर स्टडी स्टेट वाला फिगर ड्रॉ कर लिए तो ना मैं सॉल्व करना पसंद करूंगा, इसको स्टडी स्टेट वाले को मैं सॉल्व करना पसंद करूंगा। तो हमेशा मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर में एनर्जी की बात, तो ये टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे फिगर बना कोई लिखेगा नहीं, लेकिन हर फिगर एक स्टडी स्टेट फिगर होता है, ऑल फिगर्स आर स्टडी स्टेट फिगर, बेसिक फिगर जिसमें टाइम की बात नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन टाइम पे बेस बात नहीं होती उसको लोग ना पहले चैप्टर में डाल देते हैं, और जो टाइम पे बेस बात होते हैं ना, इसका मतलब है जो क्वेश्चन टाइम पे बेस बात होंगे वो क्वेश्चन ट्रांजिएंट। इसका मतलब क्या है बता आपको, देखो मैं बताता हूँ। मैं पूछा कि ये आरसी नेटवर्क है भाई, ठीक है, मैं पूछा ये आरसी नेटवर्क है, अब ये वी नॉट है, ठीक है, ये 1 फैरेड है, अभी वाला जो एग्जांपल ले रहा था ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट। अब मैं अगर पूछूं कि बताओ वी नॉट की वैल्यू पूछो, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ वी नॉट की वैल्यू चाहिए, द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन वोल्ट्स, बस इतना बोल दूं, पता है इसका आंसर 10 वोल्ट आ जाएगा। आपको पता है लोग बोलेंगे बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लोग बोलेंगे ये बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मैं बोल दूं कि नहीं मेरे को वी नॉट की वैल्यू, नॉट वी नॉट की जो वैल्यू है वो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे चाहिए, तो लोग बोलेंगे, अलग बात है मैं आंसर बता चुका था 6.32 वोल्ट थोड़ी देर पहले, लोग बोलेंगे ट्रांजिएंट का क्वेश्चन। अरे भाई एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन ट्रांजिएंट का, तो आपको बड़ा गुड कंसेप्ट होना चाहिए। तो टाइम की बात करने से लोग ट्रांजिएंट सोचते हैं और कई बार इन जनरल क्वेश्चन को बेसिक चैप्टर में सोचते हैं, हमको तो ओवरऑल आना चाहिए यार। इसका मतलब है कि जब कोई वोल्टेज पूछ रहा था ये, तो अपने आप ये टी इक्वल टू इनफाइनाइट था, तो बेसिक आपके पास डिस्कशन स्टडी स्टेट होता है, ऑल फिगर्स आर इन स्टडी स्टेट विदाउट ट्रांजिएंट। इसका मतलब ये है कि सर पहला हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हर फिगर स्टडी स्टेट में, हाँ यार जो चेंज नहीं होता है स्टडी स्टेट होता है। रजिस्ट्री नेटवर्क में स्टडी स्टेट बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, कितने भी रजिस्टर लगा दो, कितने भी सोर्सेस लगा दो, आप बोलते हो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, तो आप बोलते हो क्या कि कब, आपसे बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट, बाय डिफॉल्ट स्टडी स्टेट होता है। लेकिन रजिस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, रजिस्टर टाइम डोमेन तो होता नहीं है कि टाइम के साथ चेंज हो जाएगा करंट या वोल्टेज, तो रजिस्ट्री नेटवर्क में आपको टाइम बताना नहीं पड़ता, इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांजिएंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द रजिस्ट्री नेटवर्क, क्योंकि टाइम के साथ रजिस्ट्री नेटवर्क में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर डालता हूं तो ये बड़ा अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि अब ट्रांजिएंट की एंट्री होती है, तो जब आप टाइम की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांजिएंट। लेकिन अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, टाइम की बात नहीं चल रही है, अरे बिंदासी से कैपेसिटर को ओपन कर सकते हो, पता है स्टडी स्टेट पे। एक इंडक्टर है, टाइम की बात नहीं चल रही है, बिंदासी से इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन इसकी स्टोरी पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको स्टोरी ना पता हो और आप सोच रहे हो कि चलो कर डालते हैं। जस्ट मेरे को चाहिए कि आपको स्टोरी का बड़ा गुड आइडिया हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको डाउट ना आना चाहिए। तो मैं से कोई पूछा कि एनर्जी बताओ, तो बाय डिफॉल्ट मेरे को पता चल गया कि स्टडी स्टेट है। अगर मैं क्वेश्चन में कभी कभी लिखा भी रहता है कि फाइंड द एनर्जी एट स्टडी स्टेट, अरे ये तो सबको पता चल गया। अगर आप कोई बता ही रहे हो कि एनर्जी चाहिए स्टडी स्टेट में, फिर तो पूरी दुनिया को पता चल गया ना। लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे को एनर्जी चाहिए और बता नहीं रहे हो, बस एनर्जी चाहिए। कोई सोचेगा एनर्जी चाहिए, कैपेसिटर है, स्टडी स्टेट पे तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है, लेकिन स्टडी स्टेट पे तो मेरे से कोई पूछा नहीं, तो आप किसी को ट्रैप कर लिए। क्यों? क्योंकि आप उसको पूछे ही नहीं कि स्टडी स्टेट। जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज बोला, लेकिन अगर मैं स्टडी स्टेट वोल्टेज बोल दूं तो लोग कैपेसिटर को ओपन करेंगे, इसका ड्रॉप 0 करेंगे और बोलेंगे कि स्टडी स्टेट वोल्टेज इज 10 वोल्ट। बट अगर मैं बोलूं द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन वोल्ट्स, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो बिना बोले कैपेसिटर को ओपन कर देंगे? ऐसे कितने लोग होंगे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी कुछ चीजों को बचा लेना एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हुए। तो मैं चाहता हूं कि क्या, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन का बेसिक जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक टीचर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसके थॉट में क्या होता है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अगर टीचर के थॉट को अगर पकड़ लिए तो आप नॉर्मल पब्लिक नहीं, आप नॉर्मल पब्लिक से बाहर आ गए। तो अपने को ट्राई करना है कि अपन लाखों लोगों की भीड़ ना हो, टेक्निकल क्राउड वाला जो भीड़ होता है वो ना हो, अपन जल्दी से बाहर निकले चीजों के साथ। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि सर फ्रीक्वेंसी 0 इसलिए कैपेसिटर ओपन होगा, तो अपन लाखों लोगों की रिस्क हो जाएगा, अब वो बात नहीं करेगा। इसका मतलब पहले चैप्टर में लोग जब बात करते हैं ना तो बोलते देखो भाई डीसी है, इंडक्टर शॉर्ट करो, कैपेसिटर ओपन करो, समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी 0, ऐसी बात करते हैं लोग पहले चैप्टर में। फिर ट्रांजिएंट पढ़ाते समय ये बात को हटा देते। तो मेरे को ये बताओ कि एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाएगा तो क्या क्वेश्चन के बाजू में लिखा रहेगा दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर और दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रांजिएंट, क्या लिखा रहेगा? सोच के देखो
आप ध्यान से सोचना मैं जो बोला। लोग क्या करते हैं, पहला चैप्टर पढ़ाते समय बोलते हैं यार फ्रीक्वेंसी ना डीसी सिग्नल यार, फ्रीक्वेंसी जीरो, कैपेसिटर ओपन, आप बोलते यस सर। फिर बोलते इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, आप बोलते यस सर। जब ट्रांजिएंट कोई टीचर पढ़ाता है तो फ्रीक्वेंसी से दूर रहता है, वो बात ही नहीं करता है वाली। फिर नहीं बोलता कि डीसी है तो फ्रीक्वेंसी जीरो है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट, फिर नहीं बोलता वो। तो मेरे को बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कब क्या बात करने वाला है? इसलिए आपको चीजें बहुत बेहतरीन आना चाहिए, इसलिए चीजें बहुत बेहतरीन आना चाहिए बोला। अब मैं बोल रहा हूं देखो, इस जगह पे अगर मेरे को VC1 की वैल्यू निकालना है, VC2 की वैल्यू निकालना, तो मैं बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं कि सर ये करंट जीरो फ्लो हो रहा है तो 0 वोल्ट लिखो ना सर आप, और अगर इसका ड्रॉप 0 वोल्ट है तो पूरा ड्रॉप यहां ले जा लो। सर ये तो VC2 इन्फानेट हो गया। हाँ हो गया, मस्त है। VC1 इन्फानेट पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि दोनों में से कोई भी ग्राउंड नहीं है। राइट में ये वोल्टेज है, लेफ्ट का वोल्टेज आपके पास, तो क्या कर लो आप, ये VC1 निकालना है तो इसको अपना VX लिख लो, VX इन्फानेट लिख लो। क्यों ऐसा किया सर? सॉरी, VX इन्फानेट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि VC1 इन्फानेट की वैल्यू क्या होगा, VC1 इन्फानेट की वैल्यू VX इन्फानेट लेफ्ट हैंड साइड माइनस VC2 इन्फानेट राइट हैंड साइड। पोटेंशियल डिफरेंस है भाई लेफ्ट और राइट का, क्योंकि मिडिल में लगा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं कि देखो क्या हो रहा है कि मेरे को ये वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए दोनों वोल्टेज चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि सब किलो ओम में है और करंट मिली एम्पियर में से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, हमेशा बेसिक बड़ा आइडिया रहना चाहिए। कई बार तो किलो ओम ही निपटा देता आधे लोगों को। एक बेसिक किलो ओम मिली एम्पियर और वोल्ट का, ये पहला कॉम्बिनेशन किसी भी नेटवर्क। एनालॉग सर्किट का तो बेस्ट स्टाइल यही होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन, आर की वैल्यू ओम में हो, करंट की वैल्यू एम्पियर होना चाहिए और वी की वैल्यू वोल्ट। बस ये दो कॉम्बिनेशन के साथ आपको हमेशा रहना चाहिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेटवर्क का 99% केसेस सेकंड केस होता है, एनालॉग सर्किट का 99% पहला केस होता है। बट कभी कभी नेटवर्क में 1% केसेस में एनालॉग की स्टाइल डाल देते हैं, मतलब किलो ओम डाल दिए और ये मिली एम्पियर डाल दिए। कई बार अगर इसको मैं 6 मिली एम्पियर को अगर 60 एम्पियर लिख देता ना, तो अभी लोग इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि लोग मैनेज नहीं करना चाहते यूनिट को, डायमेंशन को। बहुत कम लोग अच्छा जानते हैं। अभी बड़ा परफेक्ट है, अभी बड़ा परफेक्ट है। मैं बोलूँ कि इस पर मैं KCL लगा लेते हैं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट से ये B पॉइंट है, इसमें किरचॉफ करंट लॉ लगा लेता हूँ। ए पॉइंट पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किरचॉफ करंट लॉ लगा रहा हूँ ए पॉइंट पे भाई, और एक बार B पॉइंट पे लगा रहा हूँ। ठीक है, KCL एट B पॉइंट, KCL एट ए पॉइंट। तो देखो 6 मिली एम्पियर माइनस 6, पूरा मिली एम्पियर लिख दिया। अगर मैं पूरा मिली एम्पियर लिख दिया तो मेरी जर्नी ना बड़ी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। जर्नी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी मतलब मैं एक टेक्निकल गुड स्टूडेंट नहीं हूँ, टेक्निकल बहुत बेहतरीन स्टूडेंट नहीं हूँ अगर मैं किलो ओम या 6 मिली एम्पियर यूज कर रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे सर गलत क्या है, तो मैं बोलूंगा कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं पूरा मिली एम्पियर लिखता था और पूरा किलो ओम लिखता था, मैं पूरा लिखता था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई लिखता है इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, और मैं चाहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। पता है जिन लोगों को डर होता है टेक्निकली, वो लोग डर डर के लिखते हैं मिली एम्पियर और किलो ओम को। जिसको डर नहीं होता उसको पता होता है कि मिली एम्पियर किलो ओम को मैनेज किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से ज्यादा बेटर स्टूडेंट बने। मैं पूरा लिखता था क्योंकि मेरे को डर रहता था, मेरे को लगता था कभी कुछ हो गया तो कोई रोक नहीं पाएगा। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको डर नहीं होना चाहिए कि किलो ओम और मिली एम्पियर है। यस यार नो प्रॉब्लम, 6 लिखेंगे सर और नंबर लिखेंगे। फिर उन्होंने चलो VC2 पे नोट लगा लो। जब मैं VC2 पे नोट लगा रहा हूं तो क्या हुआ, VC2 इन्फानेट बाई 4, ये पहला हुआ। ये तो जीरो करंट है यहाँ पे। VC2 इन्फानेट, दो ही ब्रांच है यार, VC2 इन्फानेट माइनस VX इन्फानेट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। देयर आर 2 ब्रांचेस। सिंपल सा इक्वेशन है। इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को सॉल्व करो। आप दोनों को सॉल्व करो और देखो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। दोनों को सॉल्व करो आप, देखो ध्यान से, दोनों को सॉल्व करो। अब मैं बोला कि देखो दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास VX इन्फानेट की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर लो यार, बड़ा सिंपल है। आप VX इन्फानेट की वैल्यू बताओ, काम की चीज़ है, और VC2 इन्फानेट की वैल्यू बताओ, ये काम की चीज़ है। दोनों सॉल्व कर लो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लो, मैनेज करो फटाफट फटाफट फटाफट। तो VX इन्फानेट और VC2 इन्फानेट की वैल्यू बता दो। तो मेरे को बताएंगे कि VX की वैल्यू कितना आ रहा है। VX इन्फानेट की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट आ रहा है और ये 8 वोल्ट आ रहा है। एक बार चेक करेंगे, चेक करेंगे 12 और 8। VX 12 वोल्ट आ रहा है और VC2 8 वोल्ट आ रहा है। चेक करेंगे, एक वैसे हमें फोकस करना है एकदम कैमरे को। तो ठीक है, 12 वोल्ट आ रहा है और 8 वोल्ट आ रहा है। चेक कर लो आप, 12 और 8 वोल्ट, 12 और 8, 12 और 8, 12 और 8, यस 12 और 8 वोल्ट, 12 और 8 वोल्ट।
Vx इज 12 वोल्ट, Vx इज 12 वोल्ट, ठीक है। पता आपके पास ये निकल गया, आपका ये वाला आंसर निकल गया। आप C2 ना 4 है, मिली जूल है, मिली मतलब फेराइड है, और Vc2 इन्फाइनाइट की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, आपके पास 64 आ गया, और ये 128 आ गया, 128 मिली जूल है, पता आपके पास ये आंसर आ गया। अभी इसकी वैल्यू अभी आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि Vc1 इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होगी सर? Vc1 इन्फाइनाइट की वैल्यू तो सर Vx इन्फाइनाइट माइनस Vc2 इन्फाइनाइट होगा सर। तो 12 माइनस 8 कितना होगा यार? 4 वोल्ट होगा, ठीक है, चलो 4 वोल्ट होगा। तो ये एनर्जी कितना हुआ? हाफ। सी की वैल्यू कितना यार? 2 मिली फैराडे, इसलिए आंसर मिली जूल हो जाएगा, क्योंकि वी तो वोल्ट में, Vc1 की वैल्यू कितना है? तो सर 4 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट हुआ है, 16 मिली जूल आ रहा है, 16 मिली जूल। देखो तो 16 मिली जूल आ गया आपके पास C1 में, और वो आ गया आपके पास 128, तो 16 और 128, दिस वन, ये आंसर, ये तो 16, 128 मिली जूल। यस, जैसे आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं कोई स्टडी स्टेट पे अगर आपको फाइंड आउट करना था, तो जस्ट आपके पास क्लियर रहना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे एक कैपेसिटर जो वोल्टेज होगा स्टडी स्टेट पे, अगर वो सोर्स आरसी नेटवर्क है तो चार्ज हो रहा होगा, तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, पता आपके पास। अगर मैं बोलूँ ना कि बताओ मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसा लिख देता कि EC1 मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय द C1 कैपेसिटर, पता है बाय डिफॉल्ट EC1 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इसलिए करता है क्योंकि उसका वोल्टेज मैक्सिमम होता है। वोल्टेज इसलिए मैक्सिमम होता है आपके पास बिकॉज ये सोर्स आरसी नेटवर्क है, और एक सोर्स आरसी नेटवर्क में मैक्सिमम एनर्जी होगा एट स्टडी स्टेट। ये आपके पास अपने आप ही आंसर 16 मिली जूल जो है आपके पास, वो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय द C1 है, और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय द C2 जो है आपके पास वही। इसका मतलब क्वेश्चन अगर कोई चेंज कर दे तो किसी को समझ भी ना आए, किसी को समझ भी ना आए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से लोग डर जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय द C1 और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय द C2, लोग समझ नहीं पाएंगे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम क्या बोला चाह रहा है, क्या मतलब कौन से टाइम पे, पता चला कि डिफरेंशिएट कर दे क्या, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे ही कैपेसिटर के पास अगर एक सोर्स आर्स नेटवर्क है, दिस वन इज द सोर्स। सर कैसे पता चला आपको सोर्स आर्स नेटवर्क? सोर्स आर्स नेटवर्क से कैसे पता चला भाई? एक आर था आपके पास, सी था, और 6 मिली एम्पियर करंट सोर्स था, तो 6 मिली एम्पियर अगर आप लगा के रख रहे हो, इसका मतलब कि कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर चार्ज होगा तो स्टडी स्टेट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और स्टडी स्टेट पे अगर वो मैक्सिमम वैल्यू अगर अटेन करेगा तो यस। कोई बोला कि सर अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, कैसे? सर देखिए ये दोनों सीरीज में है सर, 2 और 4 सीरीज में, और उनके साथ 3 पैरेलल में, तो सर करंट डिवाइडर रूल लगा सकते थे। तो मैं बोलूंगा यस, करंट डिवाइडर रूल आप लगा सकते थे। तो इसमें जो करंट जाता और इसमें जो करंट जाता सेम होता, यस। इसमें करंट कितना जाता? तो सर 6 इंटू 2 और 4 6 है, तो 6 इंटू 6 अपॉन, इसमें करंट कितना जाता? 6 इंटू 6 अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाई 6 प्लस 3 तो 9, तो इसमें जाता आपके पास 4 मिली एम्पियर, इस ब्रांच में 4 मिली एम्पियर जाता, और इस ब्रांच में जाता 2 मिली एम्पियर। और अगर 2 मिली एम्पियर जाता तो इसका वोल्टेज कितना होता पता है? 4 वोल्ट। तो Vc1 इनफाइनाइट 4 वोल्ट है। देखो Vc1 इनफाइनाइट 4 वोल्ट आ गया, एकदम सिंपल। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये जो वोल्टेज है इसका वोल्टेज है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, यहाँ से 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो पता है इसका वोल्टेज कितना होगा? 2 इंटू 4 8 वोल्ट। देखो यहाँ से यहाँ तक 8 वोल्ट आ जाता, तो इसका वोल्टेज तुरंत पता चल गया कि 8 वोल्ट है, बिकॉज 2 मिली एम्पियर करंट। तो आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं 2 और 3 में नहीं, 2 प्लस 4 सीरीज है, तो ये 6 और 3 में, तो 6 किलो ओम और 3 किलो ओम में करंट डिवाइडर रूल, एक करंट डिवाइडर रूल से करंट डिवाइड किया जा सकता था। और जो मैं किरचॉफ करंट लॉ यूज किया उससे भी इजीली आप आराम से इसका ड्रॉप देख सकते थे कि इसका ड्रॉप 4 वोल्ट है, इसका ड्रॉप 8 वोल्ट है, सिंपल। तो हमेशा नेटवर्क में ये बात तो होती है, क्या नेटवर्क में हमेशा ये बात तो होती है कि आपको ये जरूर देखना पड़ता है कि आप किसी टॉपिक में कितने कंफर्टेबल है। आपको ये देखना जरूर पड़ता है कि आप किसी चीज को कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो। कई बार क्लिक नहीं करती, कई बार चीजें आपके माइंड सेटअप पे डिपेंड करती है, आपका जो माइंड का जो स्टेटस होता है प्रेजेंट टाइम का, उस पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी चीजें कनेक्ट होती है, कभी कभी चीजें कनेक्ट नहीं होती। आपको ओवरऑल बहुत बेहतरीन आना चाहिए, और अगर आपको ओवरऑल बहुत बेहतरीन आता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ओवरऑल आपको आना चाहिए, चाहे तरीका कुछ भी हो। अब आपको लग गया मेरे को केवीएल लगाना, आपको लग गया केसीएल लगाना, किसी को डिवाइडर रूल लग गया, इट्स ओके। सबको अलग अलग चीजें होती है और सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। बोला
सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, पता है आपको। तो आपको बस दिखना चाहिए। तो करंट डिवाइडर रूल से लगाए तो इस टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्योंकि इक्वेशन था, और सॉरी किरचॉफ करंट लॉ से करंट डिवाइडर रूल से ये 6 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर में डिवाइड किया जा सकता था, और इजीली आप इसका वोल्टेज देख सकते हो और इजीली आप एनर्जी बता सकते हो। जैसा आपके पास एकदम गुड आइडिया हुआ, जस्ट एकदम गुड आइडिया हुआ, आप समझे। करंट डिवाइडर रूल को भी नोट कर लेंगे आप, करंट डिवाइडर रूल को भी आप नोट कर लेंगे कि बाई जो करंट डिवाइडर रूल भी आप करंट डिवाइड कर सकते हो इस जगह पे, क्योंकि दोनों सीरीज है उसके साथ ये 3 पैरेलल में, तो 6 और 3 में करंट डिवाइडर रूल लगेगा। तो बाई जो करंट डिवाइडर रूल, जो लोग करंट डिवाइडर रूल से सॉल्व किए होंगे वो लोग किरचॉफ करंट लॉ यूज करेंगे। एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वैरायटी ऑफ अप्रोचेस आप सोचते हो, थोड़ी देर तक होल्ड करते हो और अपने आप को इतना रेडी करते हो कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपका मेन मैच होगा, जो फाइनल मैच होगा, जो आपके गेट के एग्जाम का डे होगा, उस दिन आपके हर एक शॉट, हर एक आपका परफॉर्मेंस, आपका थॉट उस दिन कितना गुड काम करता है, ये आपकी पूरा प्रिपरेशन डिसाइड करेगा, जितने अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नेटवर्क का कितना वेटेज है? नेटवर्क एक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन जो ब्रांच है उसका फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इसके बिना आप ना इमेजिन नहीं कर सकते अपना टेक्निकल, इसके बिना। इसको अगर मैं हटा दूं कि किसी को नेटवर्क नहीं आता है तो उसको कभी भी गेट या ईएससी की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप नेटवर्क अपनी लाइफ से हटा दोगे टेक्निकली तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है, टेक्निकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसके वेटेज का तो सवाल ही नहीं होता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हो तो छोड़ ही दो कि एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके बिना टेक्निकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नेटवर्क जो है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है। इसके बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते टेक्निकली अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिख रहा हूं, मस्त क्वेश्चन, इसमें स्टार डालते हैं अपन, एक स्टार डालते हैं, 3 स्टार डाल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है। मान लो एक कॉमन डेटा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देने वाला हूं, कॉमन डेटा क्वेश्चंस, कॉमन डेटा क्वेश्चन। एक जमाने में कॉमन डेटा क्वेश्चन आते थे शुरू में, स्टेट में लिंक आंसर क्वेश्चन, कॉमन डेटा क्वेश्चन आते थे, 3-3 क्वेश्चन एक साथ आ जाते थे, एक जमाना वो भी था। नॉर्मली उसमें एडवांटेज उन लोगों को हो जाता था कि अगर वो टॉपिक अगर वो जानते थे तो उनसे वो पूरे क्वेश्चन बन जाते थे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन कॉमन डेटा पे बेस्ड होते थे। एक तो 65 क्वेश्चन मेरे को बड़े कम लगते हैं, मेरे को लगता है कि 100 क्वेश्चन होना चाहिए। पेपर का टाइम बढ़ा दो आप, पेपर का टाइम बढ़ा दो, 100 क्वेश्चन लेना चाहिए। मतलब पेपर जब दे रहे हो 4 घंटे तक दो ना पेपर, 3 घंटे की जगह 4 घंटे तक पेपर दो। मजा आना चाहिए। टेक्निकल इतने सारा हम पढ़ के जाते हैं, उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 65 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो 100 क्वेश्चन का पेपर होना चाहिए, तो अप्लाई करने में भी अच्छा लगेगा। रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 हेनरी, ये आई ऑफ टी है, द टी 6 एम्पियर तक जा रहा है आपके पास। टू है, ऐसा 4 है, अप टू इनफाइनाइट, यस 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, ओके। ये अब क्या क्या आपके पास ये फिगर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपके पास 3 क्वेश्चन थे इसमें, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था द इंडक्टर, द एनर्जी absorbed by the inductor, in the first 4 seconds, in the first 4 seconds, the first 4 second is, the first 4 second is। ऑप्शन भी थे आपके पास इसमें, मैं बनाया हुआ क्वेश्चन तो 96 जूल, 132 जूल,
36 जूल, और डी ऑप्शन था इनफाइनाइट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, the energy absorbed by the circuit up to infinite is same option 96 joule, 132 joule, 36 joule और डी इनफाइनाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर, बड़ा स्क्रीन दोनों में दोनों दिखना चाहिए क्वेश्चन। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द सर्किट, the energy stored by the circuit up to infinite is सेम ऑप्शन। इसका था मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किया, इससे क्लियर हो गया कि एक ऑप्शन किसी एक क्वेश्चन का है, एक आंसर जो है वो किसी एक क्वेश्चन का है, एक ऐसा करके आपके पास 3 क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, चलो वापस आता हूं मैं अपने क्वेश्चन पे। आप जो सीखने जा रहे हो, अपने नोट्स बनाने जा रहे हो, क्वेश्चन के एंड होने के बाद बताना कि आपको पूरी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चन भी होंगे। लिखा है कि गिवन बिलो फिगर है, वेवफॉर्म शो कर रहा है करंट का, जो पास हो रहा है एक इंडक्टर से, जिसका इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों दिया। अगर एक इंडक्टर से अगर एक करंट पास हो रहा है और उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी दिया है भाई, और इंडक्टेंस भी दिया है, ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि किसी इंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हो। इंडक्टर का तो इंडक्टेंस होता है, तो सर ये कैसे? अगर एक इंडक्टर में अगर आर भी दिया है और एल भी दिया है, इसका मतलब आर भी डिफाइंड है और एल भी डिफाइंड है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल इंडक्टर यार एक कॉइल के समान बिहेव कर रहा है। द प्रैक्टिकल इंडक्टर, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर में लॉसेस होते हैं, एक लॉसी इंडक्टर बोल सकते हो, प्रैक्टिकल इंडक्टर, लॉसी इंडक्टर, एक कॉइल, सीरीज आरएल नेटवर्क होता है आपके पास, सीरीज आरएल नेटवर्क पता आपको? बहुत कम ऐसा होगा कि ऐसा दिया हो, मैक्सिमम जगह एक इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया रहता है, मतलब आर की वैल्यू 0। तो एक आइडियल इंडक्टर में आर की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ एल होता है। इसका मतलब है कि एक कॉइल दिया था, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर दिया था, इज द आर और ये एल। चलो ठीक है, आर की वैल्यू कितना है 1 ओम और एल की वैल्यू 1 हेनरी है। एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इंडक्टर है, इसका वोल्टेज हो गया वी ऑफ टी, ये करंट आई ऑफ टी आपके पास गिवन, ये करंट आई ऑफ टी गिवन। तो ये आपके पास एक इंडक्टर है, बोला एक इंडक्टर जिसमें आर भी है और उसका एल भी है। इसका तभी आइडियल इंडक्टर नहीं है, आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, आइडियल इंडक्टर में रजिस्टर होता ही नहीं। द प्रैक्टिकल इंडक्टर, द लॉसी इंडक्टर, द कॉइल, कॉइल होता है वो प्रैक्टिकल इंडक्टर होता है। द सीरीज आरएल नेटवर्क, सीरीज आरएल नेटवर्क, ठीक है, इट्स गुड। तो ये आपके पास देखो कि करंट फ्लो रहा है आपके पास इस आरएल नेटवर्क के अंदर में, एक वोल्टेज वी ऑफ टी लिखा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है बोला। अब क्या है कि अगर आप ऐसा देख पा रहे हो कि एक आरएल नेटवर्क है, वी ऑफ टी और आई ऑफ टी और सब ऐसा देख पा रहे हो, तो अभी मेरे को जो फाइंड आउट करना एक अलग चीज है। मैं बोल रहा हूं यार ये सीरीज नेटवर्क है, तो रजिस्टर का एक वोल्टेज होगा वी आर, लिख लो, फिर तो इस एल का भी वोल्टेज होगा, इस एल का वी एल टी लिख लेता हूं। मैं बोल रहा हूं बताओ इस आई ऑफ टी जो करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज सर्किट में करंट फ्लो होता है, आई ऑफ टी की जो वैल्यू आपके पास, अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास आई ऑफ टी जो फिगर है, ये आई ऑफ टी का आपके पास फिगर फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो फिर से ड्रॉ कर लेते सर, अपन जो बना था क्वेश्चन में फिर से ड्रॉ कर लिया। ये लो, ये 2 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन था जिसके पास करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है, ठीक है सर। ये टी इज इन सेकेंड, तो डोंट वरी फॉर दैट कि टी इज इन सेकेंड, तो टी टाइम इन सेकेंड है, आई ऑफ टी की वैल्यू है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ देखो करंट स्पेस छोड़ दिया, बना लूंगा मैं। अगर मैं बोलूँ कि वो रजिस्टर का, अभी के रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, आई ऑफ टी इंटू आर होता है। मैं बोलूंगा आर की वैल्यू तो 1 है ना, लेकिन रजिस्टेंस की वैल्यू तो 1 है, इसका मतलब है जो करंट होगा वही वोल्टेज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है। एक्चुअली मैथमेटिकली करंट का इक्वेशंस क्या अगर मैं बोलूं, तो मैं बोलूंगा यार 0 से लेके 2 सेकंड तक ना स्ट्रेट लाइन है, पता है इसका स्लोप जो है ना वो 6 डिवाइड बाई 2 है, मतलब स्लोप की वैल्यू 3 है। तो आई ऑफ टी की वैल्यू ना 3t है, पता है 3t कहां से कहां तक पता है, 0 से लेके 2 तक ये, और पता है 2 सेकंड के बाद ना 6 एम्पियर, t ग्रेटर देन 2। ये सर कोई बोलेगा सर इसमें इक्वल टू लगा दो, हाँ लगा सकते हैं, कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, लगा दो तो भी सही है। मैं बोल रहा हूं कि रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, 3t एम्पियर है,
ये 6 एम्पियर है। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा सर? रजिस्टर का वोल्टेज ये करंट ही होगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है। तो क्या है 3t लिख लूं? हाँ सर, वोल्ट लिखो बस आप 0 से लेके 2 सेकेंड तक, और 2 के बाद सर ये 6 वोल्ट लिखो, ये ए वी बन गया। क्यों? अरे 1 ओम का मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए 1 ओम सबसे फेवरेट नंबर होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि करंट ही वोल्टेज बन गया, एम्पियर वोल्ट बन गया। तो सर रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, उसका फिगर कैसे होगा? अरे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यार, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मतलब सर जैसा करंट है वैसा रजिस्टर का वोल्टेज तो होगा नहीं यार, जैसे करंट का स्ट्रक्चर है, और वो भी 1 ओम है, तब तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, टाइम सेकंड में था, बस ये जो 6 एम्पियर था 6 वोल्ट बना, और क्या डिफरेंस होगा? और कोई डिफरेंस तो होने से रहा, वीआरटी। ठीक है सर, अभी मैं डिस्कशन पे आऊंगा, अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि देखो करंट इतना फ्लो हो रहा, मैथमेटिकली करंट कैसे लिख सकते हो, रजिस्टर का वोल्टेज इतना है। मैं बोल रहा हूं इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा? एल का जो एल नीचे था, आर के नीचे वीएलटी। सर ये तो एल डी आई बाई डी टी होता है सर। आर की वैल्यू कितना था आपके पास? 1 ओम, और इंडक्टेंस 2 हेनरी था सर, एल डी आई बाई डी टी होता है। एल की वैल्यू कितना है यार? 2 डी आई बाई डी टी सर, 2। एल की वैल्यू 2 हेनरी था ना, एल की वैल्यू 2 हेनरी, एल की वैल्यू 2 हेनरी था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 डी बाई डी टी आई ऑफ टी होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो यार डिफरेंशिएट मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। आप डिफरेंशिएट कर लो, 3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, 2 बाहर है, 3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, 2 बाहर है, तो 6 वोल्ट हुआ 0 से लेके 2 तक। सही बात है। 6 एम्पियर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंडक्टर के वोल्टेज की बात करूं, पता है इंडक्टर मतलब जो प्योर एल वाला पार्ट है, पता है आपके पास 0 से 2 सेकेंड तक आपके पास 6 वोल्ट है, पता है, उसके बाद 0 है, ये 6 वोल्ट, ये वीएलटी। ये वीएलटी पूरे इंडक्टर का वोल्टेज नहीं है, ये वीएलटी इंडक्टर का जो एल वाला पार्ट है उसका वोल्टेज है, आर वाला पार्ट है उसका वोल्टेज और करंट। तो मैं देखो वेवफॉर्म बनाने पे बड़ा बिलीव करता हूँ। कोई बोल सकता है कि सर आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि हम टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करें। मैं किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए थोड़ी बता रहा हूँ, ना तो मैं अपने स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए पढ़ाता हूँ, ना तो मैं यूट्यूब में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने आता हूँ। मतलब वो पूरे इंडिया में सब लोग देते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। आप इन जनरल बहुत सारे पूरे यूट्यूब को फॉलो करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं से अगर पढ़ रहे हो तो आप सॉल्यूशन के लिए मत पढ़ो, मैं से पढ़ रहे हो तो कुछ सीखो, थॉट प्रोसेस देखो, कैसे देखते, कैसे सोचते, कैसे एनालिसिस करते। जब आपको फील होगा कि आप बहुत गुड फॉर्म में जा रहे हो, तो मैं से क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मत जाओ। क्वेश्चन अगर देना होगा तो अपनी टीम से 5-6 लोगों को मैं नेटवर्क के कम से कम 500 क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ। 4-5 लोगों को, बहुत बेहतरीन लोग जानते रहेंगे मेरी टीम में, इतने सारे लोगों को मैं भेज सकता हूँ। मेरे पास एडिटर भी इतने अच्छे लोग हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, 200 क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं से अगर सीख रहे हो, मैं से सीख रहे हो, तो आपको ना थॉट प्रोसेस सीखना, कैसे देखता है, कैसे इजीली हैंडल करना है। देखो ध्यान से, अभी मैं तो क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं की। हाँ, क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अरे बात करूंगा ना क्वेश्चन की, पहले आप ये देख लो, क्वेश्चन की बात करूंगा ना यार, क्या प्रॉब्लम है? ये डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म है, ये डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म है। इंडक्टर एल वाला जो वोल्टेज है डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म है। रजिस्टर का वोल्टेज कंटिन्यूअस वेवफॉर्म है, इसमें इक्वल टू लिख सकते हो, सही होगा, इसमें इक्वल टू लिख सकते हो, इसमें तो इक्वल टू लिख ही नहीं सकते। तो मैं बोलता हूं कि कभी कभी अगर आप में से बहुत पहले से पढ़े हो, तो मैं बोलता हूं कि अगर आपको अपने आप को बचाना है कि कभी गलत ना हो, तो कभी मत लगाओ इक्वल टू, अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। क्योंकि सब में इक्वल टू लगा दोगे तो ये सही और ये गलत हो जाएगा। किसी में इक्वल टू मत लगाओ, सब अपने आप सही है, तो इसमें वरी करने की नीड नहीं है कि सर इसमें इक्वल टू क्यों नहीं लिखे। सर लिख लेंगे ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हर जगह लिखोगे तो फिर सोचना पड़ेगा कब नहीं लिखना है, और अगर कभी नहीं लिखोगे तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि मत लिखो, आप अपनी प्रॉब्लम को बचा लो। क्या प्रॉब्लम? क्योंकि आप लगाओगे तो ये सही है, ये सही है, गलत है यार, डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म है, इसमें इक्वल टू कैसे लगा दोगे आप? जस्ट आपके पास दिखा, ओके। इसमें कुछ था ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। रजिस्टर का वोल्टेज निकालना, अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो जैसे कोई लिखा कि उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो अब आपको अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली आपको अंडरस्टैंड अब नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि आपको अगर करंट का एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्म लिखाऊं, द y इक्वल टू mx स्लोप इज द 3, x इज द टाइम, तो 3t हो गया, 6 एम्पियर हो गया, इट्स वेरी सिंपल। करंट, रजिस्टर का वोल्टेज है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, इंडक्टर वोल्टेज है तो डिफरेंशिएट कर दिया यार, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, मतलब क्लास 9th वाले को मैं पढ़ा सकता हूँ, जो दिख रहा है बोर्ड में, क्लास 9th स्टाइल डिफरेंशिएशन सिखाना रहेगा उसको, एल डी आई बाई डी टी, बस क्लास 9th स्टाइल एक्चुअली। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट नहीं किया मैं, इतना दिखा आपके पास, ओके। अब देखना ध्यान से, अब आपके पास क्या पूछा गया है, ये तो आपके पास पूरी चीज बता दी। अब क्या पूछा गया पता है?
द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर। इंडक्टर मतलब वो प्रैक्टिकल इंडक्टर, क्योंकि बोला गया ना इंडक्टर में एक आर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। जब भी मेरे को कोई इंडक्टर में एनर्जी की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, और इन जनरल आपके पास सुनते रहना पूरी चीज़ों को, अगर आप सुनोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ सर बड़ा गुड बात कर रहे हैं। अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि सर इंडक्टर में एनर्जी चाहिए, सर मेरे को इंडक्टर में एनर्जी चाहिए सर, कहाँ से कहाँ तक, अप टू 4 सेकेंड तक, तो मैं बोलूँगा यार एनर्जी जो होता है ना वो इंटीग्रेशन ऑफ पावर होता है। 0 से लेके 4 सेकेंड तक में अगर आप पावर को इंटीग्रेट कर दोगे ना तो आ जाएगा एनर्जी। सर पावर क्या होता है? पावर होता है आपके पास यार वोल्टेज, वी ऑफ टी किसका? इंडक्टर का वोल्टेज, वो प्रैक्टिकल जो इंडक्टर था उसका वोल्टेज। सही है सर, प्रैक्टिकल जो इंडक्टर था उसका वोल्टेज है ये, और आई ऑफ टी। इसका मतलब है सर कि अगर मैं बोलूं कि जो इंडक्टर था आपके पास 0 to 4 तक, इंडक्टर जो था उसका वोल्टेज वी ऑफ टी था, और सीरीज आरएल नेटवर्क है तो इंडक्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज और प्योर एल का जो वोल्टेज है उसका एडिशन होगा। सीरीज में आपके पास आरएल नेटवर्क और ये आई ऑफ टी था। ठीक है सर, ये तो बड़ा गुड है। तो क्या करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 0 से 4 में जो आपके पास रजिस्टर का वोल्टेज है उसके साथ करंट को मल्टीप्लाई करो, ये पहला पार्ट होगा, प्लस 0 से 4 में जो एल वाला पार्ट था उसको आपके साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, ओके। बट सर 0 से 4 तक में एक समान नहीं है करंट, तो 0 से 2 में एक समान है, 2 से 4 में एक समान है। तो क्या करो आप, क्या करो, 0 से 2 में रजिस्टर का जो वोल्टेज का स्टाइल है और जो करंट का स्टाइल है वो मल्टीप्लाई करें, और 2 से 4 में फिर से रजिस्टर का वोल्टेज और करंट आई ऑफ टी डी टी। पता आपके पास ये रजिस्टर का एनर्जी हो गया आपके पास 0 से 4 में 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। फिर 0 से 2 में जो एल वाला पोर्शन था उसका वोल्टेज और उसका करंट, सीरीज में करंट तो सेम होता है, आई ऑफ टी डी टी, प्लस फिर 2 से 4 में वही वी एल ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी और डी टी। ये दिस वन, ये पावर है। इंडिकेशन ऑफ पावर दैट मीन द एनर्जी, इंडिकेशन ऑफ पावर दैट मीन द एनर्जी। वॉट सेकंड ही जूल होता है, वॉट सेकंड जूल होता है। बोला बहुत कंफर्टेबल। आप किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के जाएंगे तो अगर आप इसका सॉल्यूशन पे केयर करेंगे कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका सॉल्यूशन में सीख लेता, तो कल आपसे नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है। अगर आप सोच रहे कि मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं, समझ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको ले लेता हूं, ले नहीं सकते कुछ चीजें। आपको ऐसे पढ़ना है कि कल नया क्वेश्चन जो पूरे इंडिया को नहीं पता है, नया क्वेश्चन जो पूरे इंडिया को नहीं पता है, अभी एग्जाम के दिन पता चलेगा वो क्वेश्चन बनने जा रहा है कि नहीं, ये सोचते हुए पढ़ना है आपको। ये सोचते हुए नहीं पढ़ना कि ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार लगाए सर, ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा यार। तो 0 से 4 में पावर आपके पास इंडिकेट करे, क्योंकि एनर्जी स्टोर बोला था कि एनर्जी कितना होगा आपके पास, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकंड। इंडक्टर मतलब प्रैक्टिकल इंडक्टर जिसमें आर और एल दोनों था, इसलिए पावर बोला तो वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज 2 का एडिशन था क्योंकि सीरीज आरएल नेटवर्क था, आइडियल इंडक्टर तो था नहीं, तो आर और एल का जो वोल्टेज था उसमें आई ऑफ टी की मल्टीप्लाई कर दी। तो आप बोल सकते हो कि यार इंडक्टर में जो एनर्जी होगा अप टू 4 सेकंड, एक रजिस्टर का एनर्जी होगा जो 0 से 4 सेकंड तक होगा, एक एल वाला जो प्योर एल वाला जो पार्ट होगा उसका एनर्जी होगा। टोटल अगर मैं बोलूं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, आर का एनर्जी अप टू 4 सेकंड और एल का एनर्जी अप टू 4 सेकंड। फिर 2 को 4 पार्ट में डिवाइड किए। 0 से 2 सेकंड अलग बिहेवियर है फिगर का, वेव फॉर्म का 0 से 2 सेकंड अलग बिहेवियर है भाई, और 2 से 4 अलग बिहेवियर है, इसलिए जो 2 पार्ट में डिवाइड थे वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो कई बार लोगों को लगता है इतना टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपको ना कंसेप्ट क्लियर नहीं, आपको लगता है कि कुछ करूंगे, मैजिक करूंगा, आंसर आ जाएगा, कुछ मैजिक वैजिक करके फटाफट आंसर लाना चाहिए। तो कई बार ऐसी चीजें ना, ये एग्जाम का फेवरेट पार्ट इसलिए बनती है क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? उनको लगता है सर कोई फॉर्मुला नहीं है क्या इसका, आई वॉन्ट फॉर्मुला सर। तो जितने लोग भी बोलते हैं ना आई वॉन्ट फॉर्मुला, वो आई वॉन्ट फॉर्मुला में रह जाते हैं और उनकी जिंदगी वैसी नहीं चल पाती आने वाले 10 साल बाद, क्योंकि दे वॉन्ट फॉर्मुला एक्चुअली। और अगर आप इसका फॉर्मुला एक आधी अगर फॉर्मुला ढूंढ भी लो तो जिंदगी का फॉर्मुला कहां से ढूंढोगे, जो जिंदगी का जो स्ट्रगल है उसका फॉर्मुला कहां से ढूंढोगे। तो जो बोलते हैं ना आई वॉन्ट फॉर्मुला सर, तो आई वॉन्ट फॉर्मुला ना, तो फिर वो लाइफ का जो स्ट्रगल वाला पार्ट है, जो जिंदगी जीने का, उसका कोई फॉर्मुला नहीं होता है, फिर कैसे करोगे। और जो जिंदगी जो जीने वाला पार्ट है ना, वो पूरे इक्वेशन पे बेस्ड है, ऐसा ही पूरा एक्सपांड करके पूरा इक्वेशन है, उसका कोई फॉर्मुला नहीं होता। किसी के पास फॉर्मुला नहीं जिंदगी जीने का फॉर्मुला, इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अभी मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व में मैं फटाफट सॉल्यूशन में जाना पसंद नहीं करता हूं। क्या करूंगा सॉल्व करके, क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों सोच रहा है ऐसा? क्योंकि बहुत अच्छे से कोई पढ़ता ही नहीं, कभी बहुत अच्छे से कोई कभी पढ़ता ही नहीं। तो प्रैक्टिकल इंडक्टर मतलब आर का एनर्जी और एल का एनर्जी, 0 से 4 सेकंड तक आर का एनर्जी, 0 से 4 सेकंड तक एल का एनर्जी, दो एनर्जी को ऐड करूंगा तो पूरे इंडक्टर का एनर्जी निकलेगा। लेकिन ये 4 में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि वेव फॉर्म 0 से 2 सेकंड अलग है और 2 से 4 सेकंड अलग है।
तो रजिस्टर का एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 से 2, 2 से 4, और जो प्योर एल था उसका एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 2 और 2 से 4। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आपको दिखना चाहिए कि हमारा जो इंडक्टर है, प्रैक्टिकल इंडक्टर, उसका वोल्टेज रजिस्टर का वोल्टेज और एल का वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है, द सीरीज आरएल नेटवर्क, द सीरीज आरएल नेटवर्क। ठीक है, जस्ट आपको दिखना चाहिए, जस्ट आपको दिखना चाहिए बोला। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा। कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात नहीं, उसको मैं बड़ी बात नहीं मानता हूं, वो मैं सॉल्व कर देता हूं अभी, वो मैं सॉल्व कर देता हूं अभी, वो बड़ी बात नहीं है। जैसे इतना देख लो, फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी इस स्पेस की जगह पड़ेगी, इस वाले स्पेस को हटाऊंगा और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो बोलो एक बार नोट डाउन। अब देखो आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो W में इंडक्टर में, अगर मैं बोलूं कि यार इंडक्टर में जो प्रैक्टिकल इंडक्टर था, इसका एनर्जी ना 0 से लेके 4 सेकंड तक एनर्जी निकालना, तो आप बोलोगे सर R का एनर्जी निकालो आप सर 0 से लेके 4 तक, और प्लस जो नीचे वाला L था उसका एनर्जी निकालो सर 0 से लेके 4 तक। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है यार, चलो 4 पार्ट है वहां दिख ही रहे। अगर मैं बोलूंगा चलो WR की वैल्यू निकाल लेते 0 से लेके 4 तक, रजिस्टर का एनर्जी निकालते हैं ना 0 से लेके 4 तक, तो आप बोलोगे सर क्या करो आप 0 से 4 तक में ना, 0 से लेके 2 सेकंड तक ना रजिस्टर का वोल्टेज और उसके करंट का प्रोडक्ट करो, प्लस 2 से लेके 4 तक में रजिस्टर के वोल्टेज और उसके करंट का प्रोडक्ट करो, दो पार्ट्स में ऐड करो, एनर्जी निकल जाएगा। मैं बोलूंगा ठीक है चलो जैसा आप बोल रहे हो ऐसा करता हूँ। 0 से 2 तक रजिस्टर का वोल्टेज कितना है, अरे तो 3T है, करंट कितना है सर, ये भी तो 3T है, और ये DT हो गया। चलो 2 से 4 तक बोलो, 2 से 4 तक, और वोल्टेज की वैल्यू कितना है सर, ये 6 है, करंट कितना है, ये भी तो 6 है। तो चलो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये 9T² हो गया। 9T² का इंडिकेशन T³/3 होता है। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 0 से 2 पुट करना पड़ेगा, और ये 36 है, 36 और DT का T आ जाएगा, तो DT का T आ जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, थोड़ा सा स्पेस कम है यार मेरे पास, तो 2 का क्यूब कर दिया तो 8 हो गया, ये 3 था, 9/3, 3 × 8, 3 × 8 24 है, पता है, थोड़ा चेक करना, और वो 36 × 2 है 72 है, तो मेरे को पता चला कि 96 जूल है। एक्चुअली रजिस्टर जो है आपके पास 0 से 2 सेकंड तक 24 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और रजिस्टर 2 से 4 सेकंड तक 72 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। टोटल 4 सेकंड तक रजिस्टर जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो 96 जूल है, ये रजिस्टर का एनर्जी है। तो अगर मेरे को बोला जाए कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर अप टू 4 सेकंड आर, वो 96 जूल है। इंडक्टर का नहीं निकला, क्यों, अभी इंडक्टर में एल भी यार नीचे, एल भी तो उसका भी तो निकालेंगे। तो देखो आपके पास लिखने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए। तो मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ कि कल सॉल्व कर सके, कंफर्टेबल रहे। हाँ यार, यस यस यस, उसके माइंड में कुछ डाउट भी हो सकते हैं, जिस डाउट के बारे में वो सोच भी रहा होगा। तो चलो आपके पास एक डाउट, मैं मानता हूं कि आपके माइंड में एक डाउट, कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे उनके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा। फिर मैं जब बोलूंगा कि यार ये डाउट किसी के माइंड में चल रहा है, तो आप बताना कि हाँ सर ये वाला डाउट चल रहा था अपने माइंड में सर। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके माइंड में कोई डाउट चल रहा है जिसके बारे में अभी बात नहीं चल रही है, इनडायरेक्टली वे में मैं सोच रहा हूं और आप सोच रहे हो, देखते हैं कि वो वाला डाउट कॉमन होता है कि नहीं। एक डाउट के बारे में बोला, वो डाउट कॉमन होता है कि नहीं, अपन देखते बोला इनडायरेक्टली वे में डाउट कॉमन, ऐसा टच कर पाते कि नहीं। एकदम वर्चुअल चीजें है सब कुछ, वर्चुअल चीजें। और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि इन जनरल बात करने में मैं बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कुछ चीजें कनेक्ट होना चाहिए एयर में। चलो देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बोला ये आ गया 96 जूल। तो रजिस्टर जो इंडक्टर का एक पार्ट था उसका एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द आर जो पार्ट था 96 जूल था। चलो ठीक है सर, अब एल का निकाल ले क्या, हाँ एल का निकाल लेते, चलो एल का निकाल लेता हूं मैं, एल का निकाल लेता हूं, जो नीचे वाला एल वाला पार्ट है। अगर मैं एल वाला एनर्जी अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, एल वाला एनर्जी अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं, एल वाला एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। तो रजिस्टर का जो एनर्जी था ये 96 जूल है। अगर मैं इसको एल बोल दूं यार, एल का एनर्जी बोल देता हूं, 96 बचा के रख लिया, एल बोल देता हूं, आप नोट कर लियोगे 0 से 4, तो ये एल हो गया नीचे वाला, ठीक है, ये एल हो गया। 0 से 2 में एल की वैल्यू कितना है, VLT की वैल्यू कितना है पता है, 6 वोल्ट है, पता है 6 है। तो करंट कितना है, करंट तो यार 3T है ना, 6 × 3T, ये VL है, और I ऑफ T इतना है। सर 2 से 4 में कितना, अरे भाई 2 से 4 में ना इंडक्टर वोल्टेज 0 था और करंट के लिए 6 थी, जाने दो इसको, जाने दो। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि देखो ये तो 18 हो गया सर, एक ही पार्ट का आएगा, दूसरा पार्ट तो आएगा नहीं, कांस्टेंट है ना, तो 0 हो गया। तो ये आ गया सर 18 और T²/2 आ गया सर। तो T²/2 था, तो 0 से 2 पुट किया, तो ये आ गया सर 36 जूल, ये 36 जूल आ गया सर। अब आपके पास पता है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो पता है 96 जूल आया आपके पास कौन, रजिस्टर में एनर्जी, और ये 36 जूल आया। पता 132 जूल आ रहा आपके पास प्रैक्टिकल इंडक्टर, एक कॉइल,
एक लॉसी इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड बाय द लॉसी इंडक्टर इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज 132 जूल। 132 जूल बी आंसर था। इट्स ओके, तो आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर का प्रॉब्लम नहीं है, 132 जूल था आपके पास। ठीक है भाई, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो आप अगर मिस्टेक किए तो आप अपने जूनियर को बताओ, अपने कलीग को बताओ कि सेम मिस्टेक ना करे। अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो सेम मिस्टेक ना करे करके, मतलब हमारी एक ड्यूटी भी तो बनती है सोसाइटी के लिए, कुछ तो बनती है ना। ऐसा है भगवान ने हमको नीचे भेजा है तो इसलिए थोड़ी भेजा कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचे करके, हम अपनी ड्यूटी निभाएं, अपने अराउंड के लोगों को बताएं। एक्सपीरियंस इसी को तो बोलते हैं ना कि आपकी जिंदगी में जो जो गलतियां हो गई उस गलतियों से आप लोगों को अवेयर करें कि यार आप गलती मत करो। जो जो गलती मैं किया अपनी जिंदगी में पढ़ते हुए वही सब गलतियों के बारे में तो बात करता हूँ, लोग मेरे को लाइक करते हैं, उन्हीं सब गलतियों के बारे में बात करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है उसको यूज करता हूं आपको पढ़ाते समय। जूल आ गया आपके पास, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर। और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर तो पता आपके पास, कोई बोलेगा सर आर और एल है, तो रजिस्टर एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स होता है, एक इंडक्टर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। रजिस्टर भी एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टर भी एब्जॉर्ब करता है, सब एब्जॉर्ब करते हैं। कोई बोलेगा सर इंडक्टर, अरे भाई इंडक्टर कैपेसिटर सब एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स हैं, सब जब रेस्ट में रखे हुए होते हैं ना, विदाउट ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट की अगर बात नहीं हो रही तो सब एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स हैं। वो तो ट्रांजिएंट के स्पेशल केस में ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वो बिहेव करते हैं कि वो डिलीवर भी कर सकते हैं, वो बहुत ही स्पेशल केस है जब हम ट्रांजिएंट की बात करते हैं। अगर ट्रांजिएंट की बात ना करें तो हर इंडक्टर हर कैपेसिटर रेस्ट में रखा रहता है। और रेस्ट का क्या मतलब होता है? मेमोरीलेस एलिमेंट, उसके पास कोई इनिशियल एनर्जी नहीं है, कोई इनिशियल मेमोरी नहीं, कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं, इनिशियल करंट नहीं, पता आपको? इसका मतलब ये कि सब एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स आपके पास, इसलिए आरएलसी एलिमेंट्स आर द एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स एक्चुअली। यस, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडक्टर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है तो आर भी एब्जॉर्ब करेगा, एल भी एब्जॉर्ब करेगा, आर भी एब्जॉर्ब करेगा, एल भी एब्जॉर्ब करेगा। कितना टोटल एब्जॉर्ब किए? 132 जूल एब्जॉर्ब किए यार, 132 जूल आर और एल मिलके। अगर सिर्फ लिखा रहता कि रेजिस्टेंस कितना एब्जॉर्ब करेगा या प्योर कितना एब्जॉर्ब करेगा, 36 जूल होता। समझना अभी, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सर्किट अप टू इनफाइनाइट, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सर्किट अप टू इनफाइनाइट बोला है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सर्किट अप टू इनफाइनाइट बोला है, तो इस वाले में क्या चेंज करूंगा पता है? 0 से 4 नहीं होगा यार, 0 से इनफाइनाइट होगा। तो रजिस्टर का एनर्जी आपको निकालना है 0 से इनफाइनाइट, और जो एल वाला पार्ट है उसका एनर्जी निकालना है 0 से इनफाइनाइट। नोट डाउन, ये नोट करेंगे अप टू इनफाइनाइट तक। सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, बोर्ड में से कुछ हटाया भी नहीं अभी तक उधर का। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यार 0 से इनफाइनाइट तक मेरे को निकालना है इंडक्टर का एनर्जी, तो रजिस्टर का एनर्जी निकालो 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक रजिस्टर का एनर्जी निकाल लो। अगर मैं बोल रहा हूं कि WR आपके पास, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर रजिस्टर में जो एनर्जी होगा अप टू इनफाइनाइट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा यार देखो अप टू इनफाइनाइट अगर रजिस्टर में एनर्जी फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करो 2 में डिवाइड कर दो। 0 से 2 में रजिस्टर का वोल्टेज जो सीरीज में तो करंट सेम था, चलो, और 2 के बाद फिगर सेम है, तो क्या करो मालूम 2 से इनफाइनाइट लिखो ना डायरेक्ट यार, रजिस्टर का वोल्टेज और करंट I ऑफ t dt, क्या प्रॉब्लम? तो 0 से 2 तो अभी निकाले थे अपन, 24 जूल निकला था, फिर भी लिख देता हूं एक बार, 0 से 2 तो 24 जूल निकला था क्योंकि VRT की वैल्यू 3 था और करंट भी सर 3t था। ठीक है भाई, 2 से इनफाइनाइट में रजिस्टर का वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है 2 के बाद, तो 6 लिख दो सर, और करंट की वैल्यू 3t है, सॉरी करंट की वैल्यू भी 6 है, पता है 90 स्क्वायर हो गया, और ये आ गया 24, अभी तो निकाले थे यार, ये कितना आ रहा है 36, और dt का t आ गया। और जब लिमिट पुट करोगे 2 से इनफाइनाइट, तो पहला एनर्जी 0 से 2 तक 24 है, और ये 36 और इनफाइनाइट माइनस 2 पुट किए, पता मस्त बात है कि इनफाइनाइट आ गया आपके पास, रजिस्टर का एनर्जी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि अगर आप अप टू इनफाइनाइट बोलोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, 0 से इनफाइनाइट इंडिकेट करोगे एक रजिस्टर के वोल्टेज और करंट में आपके पास, अगर मैं सॉल्व करूंगा और फिर 0 से इनफाइनाइट पुट करोगे, इनफाइनाइट आ गया यार, इनफाइनाइट जो एक आर का एनर्जी आ गया आपके पास। अगर ये एल का होता तो, अरे एल का होता तो ये लिख लेता, देखो 0 से इनफाइनाइट लिखता, देखो 0 से इनफाइनाइट लिखता, 0 से 2 होता सही, 2 से इनफाइनाइट होता सही, 0 से 2 में यही होता सही, 2 से इनफाइनाइट में ये होता, लेकिन ये तो 0 हो गया ना, 2 के बाद तो 0 है, इसका मतलब 0 से 2 यही आता 36 जूल, और 2 के बाद तो वैसे भी एनर्जी नहीं था क्योंकि ये तो जो इंडक्टर वोल्टेज था 0 था, तो 36 प्लस 0, इसका मतलब 36 जूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि बताओ यार कितना एनर्जी आ रहा है, तो पता है जो एल वाला पार्ट होगा उसमें 36 जूल है, और आर वाले पार्ट में पता है इनफाइनाइट आंसर है, और इंडक्टर वाले में 36 है, तो पता आंसर विल बी इनफाइनाइट, आंसर विल बी इनफाइनाइट ड्यू टू रजिस्टर, रजिस्टर के कारण आंसर इनफाइनाइट आ गया, पता है डी आंसर आ गया, क्योंकि अप टू इनफाइनाइट था, और सर्किट मतलब आरएल नेटवर्क सर्किट का बोला था आपके पास, तो अप टू इनफाइनाइट, तो आर के कारण इनफाइनाइट आंसर आ गया। क्योंकि देखो रजिस्टर का अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, बड़ा अच्छे से नोट करना है, अगेन बोल रहा हूं आंसर नहीं चाहिए अपने को,
अपना स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैं डील करता हूं वो चीजों को ध्यान से देखना है। मेरा तरीका आपको सीखना है, बोला टेक्निकली मेरा तरीका, सॉल्यूशन नहीं। इसमें किसी को डाउट? इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो गया, इसमें किसी को डाउट? चलो सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला था? एनर्जी स्टोर्ड बाय द सर्किट। अब पता है एनर्जी स्टोर्ड बोला, अभी तक एब्जॉर्ब बोल रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अब बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी स्टोर्ड, पता है रजिस्टर स्टोर नहीं कर सकते, रजिस्टर के पास प्रॉपर्टी नहीं हो तो मेमोरी एलिमेंट नहीं है, रजिस्टर स्टोर कहां से करेंगे? रजिस्टर स्टोर नहीं कर सकते, पता आपको रजिस्टर स्टोर नहीं कर सकते यार, वो कैसे कर लेंगे रजिस्टर स्टोर? तो रजिस्टर स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके सही है सर। तो फिर एनर्जी स्टोर कौन करेगा? जो एल वाला पार्ट होगा, बिकॉज इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर मतलब उसका जो प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, ये स्टोर कर सकते हैं। आर कैसे स्टोर कर लेगा? आर के पास मेमोरी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द सर्किट अप टू इनफाइनाइट बोल रहा, मतलब एल वाला पार्ट कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो कितना था पता आपको? ये 36 जूल था, 36 जूल था यार एनर्जी स्टोर्ड बाय द सर्किट, क्योंकि आर का जो पोर्शन है वो स्टोर नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब जब बोलता हूं तो आर और एल दोनों आएंगे। जब मैं एब्जॉर्ब बोलता हूं तो आरएलसी एलिमेंट्स आर द एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स, बट जब मैं स्टोरिंग बोलता हूं तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर स्टोरिंग एलिमेंट्स, उसमें रजिस्टर इंक्लूड नहीं होता। तो आरएलसी एलिमेंट्स आर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स, यस आरएलसी एलिमेंट्स आर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, यस। इंडक्टर एंड कैपेसिटर एल एंड सी एलिमेंट्स आर स्टोरिंग एलिमेंट, यस स्टोरिंग एलिमेंट्स, यस स्टोरिंग एलिमेंट्स। ओके ठीक है। तो सर फिर तो आंसर सर कितना हुआ? 36 प्लस 0 हुआ। अब अगर 36 प्लस 0 हुआ, 36 प्लस 0 हुआ तो पता है जो प्योर था वो एनर्जी जो स्टोर करेगा वो 36 जूल है अप टू इनफाइनाइट। अगर 4 सेकंड बोलते तो भी 36 आ रहा था, क्योंकि 0 से 2 सेकंड तक 36 आ रहा था, उसके बाद तो 0 हो जा रहा था। तो थर्ड वाले का आंसर 36 जूल हो गया। तो एक का आंसर 132 है, एक का आंसर इनफाइनाइट और एक का आंसर 36 जूल है, 36 जूल है का आंसर। ओके चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर अभी ना सर आप ना एनर्जी निकाले थे कैपेसिटर की सर, तो एनर्जी सर कैपेसिटर की ना सर ये होती है सर हाफ सी वीसीटी स्क्वायर सर। ट्रांजिएंट में अगर कोई बोले कि इतने टाइम में निकालो, 1 सेकंड में निकालो, 2 सेकंड में निकालो, सर स्टडी स्टेट में सर एनर्जी अगर मैं बोलूं सर तो हाफ सी वीसी इनफाइनाइट स्क्वायर जूल होता है सर। सिमिलरली सर इंडक्टर में भी तो एनर्जी ऐसा हो सकता है ना, ईएलटी इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में हाफ एल आईएलटी का स्क्वायर किसी टाइम पे अगर कोई निकाल रहा है, यस प्योर इंडक्टर की एनर्जी ऐसी हो सकती कि नहीं सर? हाफ एल आईएल इनफाइनाइट का स्क्वायर जूल, यस स्टडी स्टेट में। तो अगर मैं इसको कोई बोले कि बताओ एक प्योर इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर करता है, या प्योर इंडक्टर होता आर होता ही नहीं, सिर्फ एल होता, ये फिर लिखा रहता कि एनर्जी स्टोर कितना करेगा आपके पास स्टडी स्टेट में, तो आर तो स्टोर करता नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी स्टोर कितना करेगा स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में एनर्जी कितना स्टोर करेगा, तो पता कितना होगा? हाफ एल आई इनफाइनाइट का स्क्वायर। देखना ध्यान से यार, बताओ हाफ इंडक्टेंस कितना था? 2 हेनरी, और स्टडी स्टेट पे करंट की वैल्यू कितना पता? 6 एम्पियर। 2 एम्पियर 2 सेकंड के बाद 6 का स्क्वायर कर दो, पता 36 जूल आएगा। इसका मतलब है स्टडी स्टेट पे इंडक्टर ना 36 जूल एनर्जी स्टोर कर रहा है भाई, यस। देखो ना निकाल दिया, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, बट मेरे को क्लियर होना चाहिए कि कोई क्या पूछ रहा है। आपको 0 से 4 सेकंड पूछ रहा है, थोड़ी फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। कोई 0 से 4 सेकंड पूछ रहा है तो मेरे पास वोल्टेज है, करंट है, तो मैं सिंपल पावर निकालूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, सिंपल यार। अब देखो ना, मैं से कोई स्टडी स्टेट में पूछा तो मैं 36 जूल कर लिया, तो कई लोगों के माइंड में चलता है कि ये कब यूज करते सर, ये कब यूज करते? अरे कोई स्टडी स्टेट में पूछेगा तो फिर आप स्टडी स्टेट में आपके पास स्टडी स्टेट करंट होना चाहिए यार, आपके पास स्टडी स्टेट करंट होना चाहिए। इज द फाइनल वैल्यू ये 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इज द स्टडी स्टेट करंट, और एल की वैल्यू 2 हेनरी है, द 36 जूल। तो स्टडी स्टेट पे आपके पास ये अप टू इनफाइनाइट बोल सकते हो आप, अप टू इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर्ड बाय द सर्किट। तो ये कितने लोग सोचे? मैं कैसे लग रहा था कि ऐसा सोच रहे होंगे ना कुछ कि ये सब कब कब यूज करते करके, ये किस लिए फिर बोलते, फिर तो हमको समझ नहीं आएगा ये कब यूज करना है, वो कब यूज करना है, कभी कुछ। तो जस्ट मेरे को लगा कि वर्चुअली हम कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, वर्चुअली। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे थे कि सर ये क्यों यूज नहीं कर रहे सर, आप ये क्यों यूज करें, क्या ये यूज करके सर कुछ आंसर आएगा? ऐसे कितने लोग सोच रहे थे, जस्ट मेरे को बताएंगे ऐसे कितने लोग सोच रहे थे। और झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सबकी जिंदगी लिमिटेड है, झूठ बोलने से कुछ मिलता है नहीं। मेरा नस्वर शरीर है एकदम, मतलब बोला भी हूं कि कब किसको क्या होने वाला किसी को कुछ पता नहीं, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं एग्जैक्टली जानना चाहता हूं कि क्या मेरे माइंड में ये थॉट था, अगर ये थॉट था तो अच्छी बात है, ये अगर थॉट था तो अच्छी बात है यार,
और फिर मैं इस बात पे रखा भी, तो आप वर्चुअली में से कनेक्ट हो पा रहे थे कि नहीं, वर्चुअली में से आप कनेक्ट हो पा रहे थे कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वर्चुअली में से आप कनेक्ट हो पा रहे थे कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बोला। तो अगर मेरे को कोई बोले कि बताओ अगर ये प्योर इंडक्टर होता और बोले कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर अप टू इनफाइनाइट, तो मैं बोलता 36 जूल यार। तो बोलता एनर्जी स्टोर बाय द सर्किट, और आर और एल दोनों है, तो आर में तो एनर्जी स्टोर होता नहीं, रजिस्टर कैसे एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो प्योर एल करेगा, 2 हेनरी का जो इंडक्टेंस है वो एनर्जी स्टोर करेगा। कितना अप टू इनफाइनाइट, दिस वन 36 जूल। तो जस्ट आपको क्लियर है कि स्टडी स्टेट पे अगर आपको वैल्यूज पता है तो, अदरवाइज तो आपको कोई बोल रहा है कितने सेकंड में इतना एनर्जी निकालो यार, तो आप कुछ भी वरी मत करो, एकदम कूल माइंड से। इंटीग्रेशन ऑफ पावर दैट मीन्स द एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ पावर दैट मीन्स द एनर्जी, कितना एनर्जी कोई बताएगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता ना, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। और अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी इसका तो स्टडी स्टेट एनर्जी, स्टडी स्टेट एनर्जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, टाइम की बात नहीं होगी तो स्टडी स्टेट ना, स्टडी स्टेट। मैक्सिमम एनर्जी अगर वो चार्जिंग सर्किट है तो, जैसे वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन किए थे, तो पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है कितने सेकंड में निकालो, तो इतने सेकंड में इंटीग्रेट कर देना, इतने सेकंड में जो पावर होता है उसका जो एरिया होता है वही एनर्जी होता है। तो जस्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ डाउट की बात होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी डाउट की बात नहीं होना चाहिए, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा, चीज़ों को समझे होंगे, देखे होंगे कि देखो किसी चीज़ को कितने अच्छे से आपको रेडी करना होता है किसी टॉपिक को। और ये सिर्फ नेटवर्क की बात नहीं है, यही सब कंसेप्ट ना किसी मशीन में लगता है, कभी किसी पावर सिस्टम में लगता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, एनालॉग सर्किट में लगता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आयन का स्टूडेंट्स हो। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, बड़ा गुड लेवल में आना चाहिए। आप ईएमटी पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वहाँ पर कहीं ना कहीं यूज होगा, इलेक्ट्रिकल वाले ईएमटी पढ़ते हैं वहाँ यूज होगा। तो आपको देखना है, अपन अच्छा करेंगे बोला, मैं तो अच्छा करूंगा, कितनी भी प्रॉब्लम हो मेंटली बड़ा स्ट्रांगली हैंडल करूंगा जितना भी हो सके। आप भी मेरे टाइप सोचा करो, यस वी विल हैंडल। प्रॉब्लम आते रहेगी यार, मैं फिट नहीं हूं, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, अभी देखते हैं डॉक्टर कितना मेडिसिन बोलता है, कितना रेस्ट बोलता है। आप अगर सोच लिए कि आप बीमार हो तो बीमार हो, आप सोच लिए कि आप फेलियर हो तो आप फेलियर हो। आप सोच लिए कि जब तक मैं जीऊंगा बड़े प्यार से और अपने काम को प्यार करके जीऊंगा तो मस्त है, आपके हाथ में तो नहीं है जिंदगी की, आपके हाथ में पूरी जिंदगी है ऐसा तो है नहीं। जो मैं डिस्कशन किया उसको याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।